नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। अतीक के करीबी के घर पर इस समय बुलडोजर कार्रवाई। उमेश पाल मर्डर केस में कार्रवाई समय फिलहाल तेज है। बुलडोजर एक्शन से इस समय माफिया कांप उठे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक के गुर्गे के घर पर यह बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सफदर के घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो अतीक के करीबी के घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई। सफदर, जिसका नाम उस आरोपी के हाथ चल रहा है आज के दिन बुलडोजर, और अब कई ऐसे माफिया हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। चाहे हम बात करें असद की, कई ऐसे आरोपी हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आज के दिन की देखिए कार्रवाई को लेकर। ये घर जो आप देख रहे हैं सफदर का, कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया कि इस घर को आप खाली करिए, लेकिन सफदर ने इस घर को खाली नहीं किया और कहा जा रहा है कि सड़क से लगभग 60 फीट की दूरी पर घर ये बनाया गया है। उसके बाद यहां पर एक्शन लिया गया और आज बुलडोजर से इस घर को गिराया जा रहा है। बिल्कुल, ये बाबा का बुलडोजर, पीला पंजा, देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मकान ढाया जा रहा है। ये अतीक का करीबी बताया जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड मामले में, जहां एक तरफ यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन किया जा रहा है। याद दिला दे आपको, इससे पहले अरबाज जो इस पूरे कांड में शामिल था आरोपी, उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया, फिर उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार किया गया। एक एक कर तमाम शूटर्स को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे में अतीक का ये बिल्कुल करीबी जो है, उसके घर पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, उसका मकान ढाया जा रहा है, पीला पंजा ये कार्रवाई कर रहा है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहा है। सागर, देखिए, कल के दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें आप देख रहे थे जफर के घर पे, और हम आज के दिन जो तस्वीर आपको दिखा रही है सफदर का घर। सफदर वही शख्स है जो अतीक को बंदूकें सप्लाई करता था, जिसकी असलहा की दुकान है, लेकिन इस समय उसके घर को गिराने का काम लगातार जारी है। तो अतीक का हर एक करीबी जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि अतीक की पत्नी कोर्ट पहुंची थी और ये कहना था उनका कि हमें डर है मेरे बेटों को मरवा ना दिया जाए। अतीक की तरफ से भी एक याचिका डाली गई कि दूसरे जेल में शिफ्ट ना किया जाए। तो देखिए डर किस तरह से है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने जैसे चेतावनी दी है कि एक एक कर तमाम माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में जो भी शामिल है उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होगी। उसके बाद हर कार्रवाई होती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। और आज के दिन की बात की जाए तो ये पीला पंजा देखिए किस तरह से ये अतीक का गुर्गा सफदर, जिसके मकान को ढाया जा रहा है, ये कार्रवाई प्रयागराज में हो रही है। से अपराधियों में है और ये डर बाबा ने जब सदन में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात सदन में कहा, उसके बाद से ही डर किस तरह से माफियाओं के अंदर है कि एक के बाद एक याचिका कोर्ट तक लगाई जा रही है कि हमें बचाया जाए, हमारे बेटों को भी मरवा दिया जा सकता है। इस तरह की याचिका लगाई जा रही है। अब देखिए एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के गुर्गे सफदर का घर ढाया गया है और ये अतीक अहमद का करीबी है, माफिया है सफदर, जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो तस्वीरें फिलहाल जो न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, लगातार इस तरह की कार्रवाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे शूटर हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी फरार हैं। सहयोगी हमारे जुड़ेंगे लाइव, जिनसे हम पूरी जानकारी भी लेंगे। सहयोगी दिनेश लाइव जुड़ गए। दिनेश, हर दिन कार्रवाई देखी हो रही है, कल के दिन जफर के यहाँ और आज के दिन सफदर के यहाँ ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें कैसी समय वहां की? देखिए, सफदर को अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। सफदर का आर्म्स का एक बड़ा शॉप है, बड़ा शोरूम है, और प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि आरोप ये है कि इसने अतीक और उसके गैंग को जिन लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया उनको असलहे सप्लाई किए थे। इसके अलावा जिसको मकान को गिराया जा रहा है उसका लेआउट भी पास नहीं था, उसका नक्शा भी पास नहीं था, लिहाजा उसी आधार पर इनको पहले नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के बाद जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, उसके बाद आज डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। जी, ऐसे में दिनेश इस मकान के बारे में बताइए, कितने एकड़ में ये मकान फैला है, बिना नक्शे के इस मकान को बनवाया गया जिस पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है?
ये 200 वर्ग गज में पूरा मकान बना हुआ है, 2 मंजिला मकान है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक चूंकि इलाका काफी पॉश इलाका है तो करीब 3.25 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका एम्पायर है जिसकी वजह से बिना लेआउट के इन्होंने मकान बनवाया और इसके संबंध भी अतीक अहमद से जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। जी, लेकिन क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में कार्रवाई अभी कब तक जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी तक फरार भी हैं? देखिए, हमारे पास प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पूरी लिस्ट है जिसपे 44 लोगों के नाम है जिन पर यह कार्रवाई होनी है और उसमें से 19 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे मामले से सीधे जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। शाम तक एक और कार्रवाई होने वाली है उसी इलाके में जो इस मामले का लेकिन ये 44 लोग की लिस्ट किस आधार पर तय की गई है और क्या खामियां इनके मकानों में है? बुलडोजर की कार्रवाई, ये जो 44 लोग हैं, उमेश पाल मर्डर से ही जुड़ा है सबका कनेक्शन या फिर कुछ और भी? देखिए, अतीक एंड कंपनी या अतीक गैंग के साथ में जितने लोग हैं उन गिरोह का किसी न किसी रूप में इस तरह की वारदात में कोई ना कोई रिलेशन है, ये मानकर प्रशासन चल रहा है और इसी वजह से उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं या जिन्होंने इनको प्रश्रय दिया, इन अपराधियों को प्रश्रय दिया, उन सब के ऊपर एक कार्रवाई होनी है और उन्हीं लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया। दिनेश, जब आज ये कार्रवाई हुई तो परिवार का सदस्य भी यहाँ पर कोई मौजूद था या फिर ये मकान खाली था, क्या जानकारी? देखिए, परिवार का मुखिया खुद मौजूद था वहां पर। उन्होंने इस बात को कहा है कि उनको नोटिस नहीं दी गई है, बिना नोटिस के ही उन पर कार्रवाई की गई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से नोटिस दी गई थी। काफी पहले लंबे समय से नोटिस दी गई है, 2 नोटिस गई है लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। जी, तो चलिए, शुक्रिया दिनेश। लौट कर आएंगे आपके पास पूरी फिलहाल जानकारी के लिए। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे इस समय, ये कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन, ये कल के दिन एक आरोपी के यहाँ बुलडोजर चला तो आज के दिन यही बुलडोजर सफदर के यहाँ भी पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, सुबह से ये कार्रवाई हो रही है और एक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस पीला पंजा कार्रवाई करते हुए बुलडोजर देखिए, अभी फिलहाल ये झांकी है। कहा जा रहा है कि कई गाड़ी पलटना बाकी। इस तरह के बयान आपने सुन लिए हैं कि अगर गाड़ी पलट जाए तो चौंकिएगा मत। बीजेपी के नेताओं के इस तरह के बयान भी सामने आए जिस पर जमकर सियासत भी गरमाई है। लेकिन अभी 44 लोग ऐसे हैं, जिस तरह से सहयोगी दिनेश ने जिक्र किया, जिनके यहाँ बुलडोजर ये चलेगा, उन 44 लोगों में उन सभी लोगों के नाम शामिल हैं जो अतीक के करीबी हैं और जो अभी रडार पे है फिलहाल। ये सफदर का घर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बुलडोजर ये चल रहा है, एक घर का मुखिया भी उस वक्त वहां पर मौजूद था जब ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर शुरू की गई। और कई और नाम ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनके कनेक्शन है। बात अगर करें सफदर की तो उसकी एक दुकान भी है हथियारों की, जहां से अतीक को हथियार सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब उसके भी घर को नेस्तनाबूद किया गया। तो सारे रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं जो इस पूरे मामले में शामिल है, इस हत्याकांड में शामिल है। एक एक कर सभी उन छिपे हुए शातिरों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो बाकी शूटर्स हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त हिदायत मिल चुकी है मुख्यमंत्री की तरफ से, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक्शन लगातार इस पूरे मामले में हर दिन होता हुआ दिख रहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर आज देखिए प्रयागराज में सफदर के घर पर बुलडोजर चल रहा है और इस मकान को ढाया जा रहा है जो बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया था। तो विधानसभा में भी जिक्र किया था सीएम योगी, माफिया हैं वो बख्शे। और अब बात करेंगे राज्य आदेश की। जी हां, क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में 5 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसे में मेघालय में कोनराड संगमा की अगुवाई वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे आगे चल रही है। एनपीपी ने 5 सीटें फिलहाल जीत ली हैं, तो 21 सीटों पर बढ़त भी बनाई हुई है।
त्रिपुरा में भी बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 27 पर बीजेपी आगे भी है। वहीं नई नवेली पार्टी आने की टिपरा मोथा पार्टी ने भी 4 सीटों पर कब्जा कर लिया और 8 पर उसे लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम और आईपीएफटी को एक एक सीट पर जीत मिली है। बात करें अगर नागालैंड की, तो नागालैंड के भी हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। यहाँ 18 सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें 8 पर एनडीपीपी जीत गई है और 17 सीटों पर वो आगे चल रही है। इसके अलावा बीजेपी, एनपीपी और आरपीआई जो कि अठावले की पार्टी है, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों और एक लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास की ये पार्टी है, इसके साथ ही साथ 1 सीट एनसीपी को मिली है। तो अभी तक के जो रुझान है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आज तो चलिए फिलहाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई। त्रिपुरा की 14 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजे घोषित, बीजेपी ने 8, टीएमपी ने 4, आईपीएफटी सीपीएम ने 1-1 सीटें जीती है। मेघालय की 10 सीटों पर भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एनपीपी ने 5 और यूडीपी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। टीएमसी कांग्रेस ने 1-1 सीट जीत हासिल की है और इसके अलावा एचएसपीडीपी ने भी 1 सीट जीती है। बड़ी जानकारी। नागालैंड की बात की जाए, 18 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। एनडीपीपी को 8, बीजेपी, एनपीपी को 2-2 सीटें मिली है। आरपीआई जो कि रामदास अठावले की पार्टी है, उसने 2 सीटें जीती है। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने नाम की, यानी कि ये 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 1 सीट एलजेपी ने भी जीती है। ये अभी तक के जो रुझान के बाद नतीजे जो आ रहे हैं उसको लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे। लगातार देखिए रुझान आपके सामने परिणामों में भी तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, अश्वनी शाही नेता बीजेपी के, संजय मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार और सैयद सज्जाद अली वरिष्ठ पत्रकार त्रिपुरा से जो कि लाइव जुड़ेंगे, इन सभी मेहमानों से हम करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, मेगा कवरेज जारी है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है त्रिपुरा से, चुनाव से जुड़ी, जहां पर सीएम मणिक साहा जीते विधानसभा चुनाव। टाउन बोटोवली सीट पर शाह ने चुनाव फिलहाल जीत लिया है। ये हॉट सीटों में से एक थी। नीतू, बिल्कुल, और ऐसे में 1257 वोटों से सीएम माणिक साहा ने यह जीत अपने नाम कर ली है। और अगर बात करें कांग्रेस उम्मीदवार आशीष कुमार साहा की, तो आशीष कुमार साहा हार गए हैं। एक बड़ा झटका एक बार फिर से कांग्रेस को। और हालांकि ये रुझानों में ही पता चल गया था कि कांग्रेस का इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो रुझान ही बता रहे थे। और देखिए सीएम माणिक साहा, जिस तरह से जबरदस्त चुनाव प्रचार किया गया, ऐसे में मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। 1257 वोटों से ये जीत हासिल हुई है। टाउन बोडोवली सीट पर साहा की बड़ी जीत। तो 1257 वोटों से जीत कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष कुमार साहा को हराया है। यहां पर त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव के रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कई सीटों पर तो लगभग तस्वीरें पूरी तरह से साफ भी हो चुकी हैं। तो बीजेपी 34 सीटों से आगे चल रही है। जो रुझान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे देखिए नतीजे भी अब सामने आते जा रहे हैं।
और ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त की त्रिपुरा से मिल रही है। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1257 वोटों से ये जीत उन्हें मिली है। तो रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है, तो मेघालय में एनपीपी ये पार्टी आगे चल रही है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बढ़त के साथ। आज रात पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे बीजेपी की इस सफलता पर। लेकिन त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्कुल, सीएम माणिक साहा अपनी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया है। आशीष साहा इस सीट से हार चुके हैं। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ, प्रवक्ता कांग्रेस के, सर स्वागत करती हूं आपका। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से हैं हमारे साथ। इसके अलावा संजय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार भी, सभी लोगों का स्वागत। सैयद सज्जाद अली, वरिष्ठ पत्रकार त्रिपुरा से भी। और कुल मिलाकर अगर बात करें इस वक्त की जो अपडेट आ रही है, अश्विनी जी, सीएम माणिक साहा 1257 वोटों से जीत हासिल करते हुए मेहनत रंग लाई? जी जरूर रंग लाई। वहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ने जो मेहनत किया, और वहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी को, यहाँ सेंटर के लोगों ने देखा, वहां के विकास की बात की, तो जनता ने उसको आशीर्वाद स्वरूप वापस किया है। और आज वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चुनाव के जो रुझान थे वो नतीजे के रूप में बदलते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आकर खड़ी है। चलिए वीरेंद्र जी, अब आगे की रणनीतियां अब क्या होंगी? क्योंकि देखिए जो रुझान है परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। सुबह तक बातें कुछ और थी, लेकिन अब वो बातें देखिए अब हवाई रह गई कि हाँ वापसी हम करेंगे, अभी इंतजार करिए थोड़ा। क्या अभी और इंतजार करें क्या? तक का ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे आखिरी वोट की गिनती तक आने के बाद बदलते नजर आए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। और जहां तक बात है कि आज चुनाव के जो निर्णय जनता ने दिया है, जनता के निर्णय का सम्मान होगा, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में जो जनता फैसला करती है सबको उसको सर झुकाकर स्वीकार करना होता है। उम्मीद बाकी है अभी आपकी? बिल्कुल बाकी है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग इनके खिलाफ थे। जिस प्रकार का भेदभाव और इन्होंने जिस प्रकार से हमने कंप्लेंट भी की थी, आपने पता होगा निर्वाचन आयोग में जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को वोट डालने से रोका, जो कंप्लेंट्स थी उस पर सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई है, और अगर होती तो शायद ये रिजल्ट ना हो। चलिए, देखिए सैयद सज्जाद जी इस समय जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिपुरा से। सैयद जी, एक तरफ उम्मीद तो एक तरफ जीत। हाँ सही है, लेकिन आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं एक कि अगली विधानसभा में, जो विधानसभा भी बनने जा रहा है, उसमें जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो ये चेयर है, जो पोजीशन है, वो त्रिपुरा मोथा को मिलेगा। वो इलेक्शन का बाकी रुझान को छोड़िए, इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है इसमें 12 सीटों पे त्रिपुरा मोथा आगे है, 5 जीत चुका है। तो इसका मतलब है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो चेयर वो त्रिपुरा मोथा का किसी नेता को मिलेगा। हाँ। जीते हुए किसी अली साहब, इसका मतलब ये है कि त्रिपुरा मोथा उसके दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बीजेपी को जरूरत नहीं है कि त्रिपुरा मोथा के साथ निगोशिएट करे या दूसरे गोवा टाइप का किसी अरेंजमेंट में जाए, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी अपने दम से उसका जो अलायंस पार्टनर है आईपीएफटी, एक सीट पे जीत गया, तो इसका मतलब है वो अलायंस अभी बरकरार रहा। तो इसका मतलब है आईपीएफटी का एक मिनिस्टर होगा ये न्यू कैबिनेट में, और बाकी मिनिस्टर्स बीजेपी का होगा। और ये चलिए देखिए सैयद जी, ये कहा जा रहा था शुरू से कि त्रिपुरा मोथा गेम चेंजर होगी, आने वाले चुनाव के परिणामों के बाद किंगमेकर की भूमिका निभाएगी त्रिपुरा मोथा। लेकिन अभी फाइनल परिणाम के बाद देखना होगा तस्वीरें क्या होंगी। सैयद जी, अश्वनी जी और फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता जो बने हुए हमारे साथ, आप भी बने रहिएगा। अश्वनी साई जी, वीरेंद्र जी, लौट कर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कवरेज लगातार जारी है। देखिए
बड़ी खबर इस वक्त की नागालैंड से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की बड़ी जीत हुई है। उत्तरी अंगामी 2 सीट पर 15,824 वोटों से जीते हैं रियो। कांग्रेस उम्मीदवार सेई विली सचू को हरा दिया है। नागालैंड में भी तस्वीरें लगभग साफ होती हुई दिख रही है। नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नागालैंड में भी देखिए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को बड़ी जीत मिली है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे थे क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है। ऐसे में अगर बात करें सागर आज के दिन की, तो लगभग त्रिपुरा और नागालैंड की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, इस परफॉर्मेंस का आज असर और खास असर कह सकते हैं रंग लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा जो आखिरी अनाउंसमेंट और रिजल्ट होगा उसका। हाँ सागर, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी जो है फिलहाल वापसी तो रुझानों में पूरी तरह से करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जश्न कितना बड़ा है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, ये वो अब दिखा रहे, क्योंकि शाम 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का जीत पर संबोधन, बीजेपी मुख्यालय जाना, ये दर्शाता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि एक एक राज्य बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले चुनावों के लिए, और एक एक राज्यों में बीजेपी अगर अपना दबदबा इसी तरह से कायम रखेगी तो शायद 2024 के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे बीजेपी के लिए। बिल्कुल, तो इसी को समझने के लिए खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अश्विनी शाही जो कि हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, और अली साहब त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। स्टूडियो की अगर बात करें तो स्टूडियो से हमारे साथ संजय मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन हाँ देखिए जो रुझान अभी तक रहे हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें, 60 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी किस तरह से आगे 34 सीटों से चल रही है, ये अभी तक जो टैली है वो नजर आ रही है। कांग्रेस इस वक्त 15 सीटों पे, लेकिन हाँ अगर त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इंतजार जो रिजल्ट है उसका किया जाएगा। लेकिन सीएम माणिक साहा की बात करें, उनके लिए एक शानदार जीत कि अपनी सीट से उन्होंने 1257 वोटों से जीत हासिल की है और कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया है। देखिए तस्वीरें अगर हम देखें इस समय नागालैंड की, त्रिपुरा की, मेघालय की, तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ईसाई बहुत ज्यादा यहाँ पर थे। ऐसे में बीजेपी ने हम बात करें तो जो टिकट का बंटवारा है वो कैसे किया आप सभी ने देखा। फिलहाल देखिए हमारे मेहमान इस समय जुड़ गए, वीरेंद्र जी हैं, अश्वनी जी हैं, और त्रिपुरा से भी हमारे गेस्ट इस समय जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सैयद सज्जादी, संजय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आ जाता हूँ। जिस पार्टी ने भी समझा कि ये राज्य उनके लिए अहम नहीं है, शायद उनको एक बड़ा झटका लग सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एक एक ये लीग मैच बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए। देखिए त्रिपुरा का जो जीत है बीजेपी का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नागालैंड का भी इम्पोर्टेंट है, मेघालय में सीटें बढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन त्रिपुरा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है। बीजेपी की आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो है सीपीएम के साथ है, और त्रिपुरा में 2018 में सीधे सीपीएम को हराया था, और अभी 2023 में जो आज परिणाम आया है उसमें बीजेपी को अपनी वर्चस्व बरकरार रखनी थी। 18 के बाद 23 में बीजेपी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। तो ये कहीं ना कहीं जो वैचारिक लड़ाई है बीजेपी की, होली मनाई जा रही है। देखिए बीजेपी की तरफ से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जीत में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, और होली से पहले ही जीत का रंग सभी लोगों पे चढ़ गया है। जी संजय जी बात पूरी कीजिए आप अपनी। बीजेपी की वैचारिक जीत के साथ साथ अब बीजेपी का अगला जो टारगेट होगा केरल होगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, क्योंकि केरल में ही वाम बचा हुआ है। अब जहाँ से कहावत है कि जहाँ से एक बार लेफ्ट हटता है वहाँ दोबारा नहीं आता है। तो बंगाल से पहले लेफ्ट उखड़ गया है, अब त्रिपुरा से आज उखड़ गया दोबारा से। अब अगली लड़ाई है केरल में। केरल में बीजेपी धीरे धीरे अपना मेहनत करेगी, और साथ के साथ आइडियोलॉजिकल के साथ साथ ये डेवलपमेंट का भी जो आज का परिणाम है, जो डबल इंजन सरकार ने वहाँ काम किया है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसका भी परिणाम है ये, और जनता ने डेवलपमेंट पर मुहर लगाया है। अली साहब लगातार त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं। अली जी क्या लगता है, जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं कि वाकई बीजेपी ने यहाँ पर इस तरह से काम किया और बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट ये राज्य है, कांग्रेस क्या इसे नहीं समझ पाई? काम बहुत हुआ, जो थोड़ा बहुत दिक्कतें थे तो हर पार्टी में रहता है, और गवर्नमेंट अगर होता है, नया बना था 2018 में, तो इसलिए थोड़ा बहुत
ऐसा ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कुछ होता है। लेकिन संजय जी का एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो डेवलपमेंट प्लान है और जिस तरह वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया हर वर्ग के लिए, माइनॉरिटीज हो, वीकर सेक्शंस हो, एससी हो, एसटी हो, तो उसमें वो रॉन्ग लाया इस इलेक्शन में। जो हुआ कि हम जो भीड़ देखा वो इलेक्शन डे में 16 को, वो भीड़ जो ऑपोजिशन वो समझ गया ये एंटी इनकम्बेंसी वेव है, उसमें जो प्रो इनकम्बेंसी है उसका ये नहीं है। लेकिन जो हुआ वो प्रो इनकम्बेंसी का उसमें लहर था। जो 6 बजे 7 बजे तक जो लाइन खड़े थे बूथ के बाहर, वो प्रो इनकम्बेंसी वोटर था। ये लोग गरीब थे, मध्यम वर्गीय थे और इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन थे। ये लोग अपना वोट डालना चाहता था। उनका जो वेलफेयर स्कीम के तहत इनका जो माने मंथली जो पेंशन स्कीम हो, ऐसा वो 1000 से 2000 कर दिया। यानी अली तो साहब, गरीब के लिए 2000 मतलब रुपया काम का जो फ्री फैक्टर रेशन, है वो इस बार त्रिपुरा में नजर आया है। हाँ, मैं 4-5 कह रहा हूँ आपको। हाँ। जो वेलफेयर स्कीम है, जो डेवलपमेंट स्कीम है, जो फ्री रेशनिंग सिस्टम है और जो सिविक एमिनिटीज है, अगर ये सब अच्छा होता है, ये जो लो इनकम ग्रुप है, जो पुअर है, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए ये बहुत है। तो ये 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक माने स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बन जाए त्रिपुरा में। आप देखिए भाजपा से जो 2-3-4 लोग बीजेपी छोड़ के चले आए, तो उनका वो पर्सनल ईगो था। इसके लिए जो लार्जर जो पॉपुलेशन है, जो वोटर है, सेगमेंट है, वो लोग नहीं सोचा कि एक इंडिविजुअल के लिए हमको बीजेपी को हटाना है। किसी के फायदे, किसी ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। देख रहे थे हम जीत हासिल करने के बाद माणिक साहा की तस्वीर हम देख रहे थे। जी कंटिन्यू। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ये जो फायदा मिल रहा है एक सरकार से, किसी पर्सनल ईगो, किसी लीडर के एम्बिशन के लिए कि हम बीजेपी का हाथ छोड़ दे, एक बात। दूसरा, 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनता है। इसलिए तो सीपीएम इतना दिन राज किया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बनते बनते बहुत साल लगा है। तो और दूसरा जो है एलिगेशन, वो जो साइंटिफिक बूथ रिगिंग, वो तो था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जब बना तो पब्लिक ने देर नहीं किया, बीजेपी को लाया। और ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट था 2018 में, ये 2023 में माने पूरा 40% जो इजाफा हुआ था बीजेपी के तरफ, वो 40% रिवर्स नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो काम हुआ वो अच्छा ही काम हुआ। हाँ। आप जो इंडिविजुअल जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जो कम बेस जो खराब होता है हर पार्टी में, वो बीजेपी भी वो किसी स्पेस से नहीं आया। ये गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट है, काफी मिनिस्टर्स नया है। किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि लोगों तक पीएम नरेंद्र मोदी का काम पहुंचा है। अश्विनी जी, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी बनती हुई दिख रही है? तो जी देखिए, हम लोगों ने वहां पर जो काम किया था, अभी देखिए वहां के आपके एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया, क्योंकि उस इलाके में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। और जो 2 लेन रोड थी उसको हम लोगों ने 4 लेन करने का काम किया था। 1942 में वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो है एक एयरपोर्ट हुआ करता था उधर, उसको हम लोगों ने फिर से बढ़िया बनाकर देने का काम किया, वाटरवेज पर काम किया, रेलवेज पर काम किया, हीरा हम लोगों ने नाम दिया HIRA। तो अब इंटरनेट का काम किया हम लोगों ने, रेलवेज को बढ़ाया। तो ये वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 5000 गांवों में जो कनेक्टिविटी रोड की नहीं थी वो हम लोगों ने देने का काम किया। जो गरीब आदिवासी क्षेत्र है वहां पर प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। तो ये चूंकि कांग्रेस ने उनको मान लिया था कि वो तो हमारे साथ रहेंगे, इसलिए कुछ नहीं करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो लुक ईस्ट की पॉलिसी बनी है, उसमें आप देखिए कि 58 टाइम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। मनमोहन सिंह जी
आसाम लेकिन से वीरेंद्र जी, जी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कब तक सर उन्हीं पर ही भरोसा, हर एक राज्यों में, हर एक चुनावों में? सागर अभी वीरेंद्र जी नहीं है, हम उनके पास आएंगे। संजय जी, लेकिन जिस तरह से अश्विनी जी को भी सुना हमने, अली साहब को भी सुना, क्या लगता है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो इस वक्त परफॉर्म त्रिपुरा में किया है, आपने जेपी नड्डा जी को सुना होगा कि जो गठबंधन का तालमेल है वो तालमेल ठीक से नहीं है, शायद यही नतीजा है कि आज जो परफॉर्मेंस इस तरह का? हम लोग चुनाव से पहले भी डिस्कस करते थे, आपके चैनल पे भी डिस्कस किया है कि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट अलग अलग धुरी का वोट था। कांग्रेस लेफ्ट की विरोधी पार्टी रही है, चाहे बंगाल में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे केरल में हो, लेकिन जमीन जब खिसकता है तो नेता लोग आपस में मिलते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बंगाल में भी यही हुआ, जब कांग्रेस का अपना जमीन खिसक गया तो वाम के साथ गई तो दोनों का खिसक गया। त्रिपुरा में भी अब यही हुआ है कि तो ये क्या कुर्सी के गठबंधन को जनता समझ गई? कुर्सी के गठबंधन को जनता समझ गई है। सिर्फ जो कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलती दिख रही है वो भी गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस जीत रही है, नहीं तो कांग्रेस की वो सीटें भी नहीं आती हैं। और त्रिपुरा की जीत में सबसे बड़ी कर्णधार और सूत्रधार है तो वहाँ की महिला मतदाता है। महिलाओं को आज़ादी मिली थी सीपीएम के कुशासन से, तो बाकी जो लोग कह रहे थे कि सीपीएम फाइट में है, जब 16 तारीख को मतदान हो गया, शहजाद भाई मेरे से ज़्यादा बताएंगे, वहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस के लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया कि सीपीएम सत्ता में वापस आ रही है, सीपीएम सत्ता में वापस आ रही है। बहुत ज़बरदस्त माहौल था और भाजपा कार्यकर्ताओं के हर विधानसभा में पिटाई हुई है। कोई जिला हॉस्पिटल ऐसा नहीं था। क्योंकि हम तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं, तीनों राज्यों का जो आज रिजल्ट आना उसका भी, मैं मेघालय का देख रही हूँ यहाँ पर। अगर सिर्फ हम अकेले बात करें बीजेपी की, 4 सीटों से बीजेपी रुझानों में दिख रही है, तो यहाँ कुछ कमी दिख रही है क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए, कमी नहीं दिख रही। बीजेपी पहले 2 सीट थी, अब डबल पे जा रही है। रुझानों की बात कर, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा और गठबंधन सरकार बनेगी। वहाँ पहले भी गठबंधन की सरकार थी, तो वो जो सरकार है मेघालय वो भी एनडीए के फोल्ड में ही रहेगा, इसलिए बीजेपी का कहीं से लॉस नहीं है। बाकी 3-0 ही कहा जाएगा इस रिजल्ट को। और ये एक तरीके से कर्नाटक चुनाव से पहले जो 23 में आज का जो रिजल्ट आया है, देखिए सैयद सज्जाद जी, आज एक देखिए बड़ा दिन ये है कि एक महिला उम्मीदवार, देखिए चुनाव के नतीजे तो आ रहे हैं, लेकिन एक महिला उम्मीदवार जिन्हें जीत मिली है। सन 1963 में देखिए नागालैंड बना था, लेकिन आज तक कोई भी महिला उम्मीदवार वहां से चुनाव नहीं जीती। 14 बार मुख्यमंत्री भी वहां पर आ चुके हैं, तो एक तो बहुत बड़ा दिन ये कहा जाएगा। आप नागालैंड के बारे में कह रहे हैं? जी हाँ। ये नागालैंड में जो होता है वो थोड़ा बहुत जो सोशल जो फैब्रिक है वो डिफरेंट है बाकी जगह से। तो जैसे नागा ओहो है, हर ट्राइब का एक एपेक्स बॉडी होता है, और सब मिला के ओहो होता है, जो सबका जो फेडरेशन कॉन्फेडरेशन होता है। तो गांव बुरा जो विलेज चीफ कहते हैं आप, जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो उनका भी एक अहम इसमें रोल रहता है ये चुनाव पे। चलिए ठीक है। सैयद जी, देखिए आप वैसे त्रिपुरा से लाइव जुड़े हैं, मेरा मकसद ये था कि एक महिला उम्मीदवार अगर जीती है तो एक बहुत बड़ी ऐसे जीत कहा जाएगा, लोकतंत्र की इसे खूबसूरती कहा जाएगा इस बार की चुनाव के परिणामों को देखते हुए। अश्वनी जी, मोदी मैजिक के भरोसे सर कब तक, मोदी मैजिक के भरोसे सर कब तक सर? हर एक चुनाव में आखिरी में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी हर एक राज्यों में रैलियां सभाएं करके वहां के स्थानीय मुद्दों पर हावी दिखाई देते हैं और फिर सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ सिमट सा गया है, मोदी जी का मैजिक चल गया और बीजेपी जीत गई। सागर जी, आपत्ति क्या है? हमारे नेता अगर इतने सर्वग्राह है, पूरे देश में सर्वसम्मति है, तो हमारे यहाँ विभूतियों की कमी नहीं सर, है। लेकिन वही जोश और जज्बा स्थानीय नेताओं में भी दिखाई देना चाहिए ना सर? एकदम दिखाई देता है। आज अकेले देखिए, माननीय मोदी जी का जो आशीर्वाद मिलता है स्थानीय नेताओं को और यहाँ तक पन्ना प्रमुखों को, वही जोश जो है वोट में तब्दील होकर आशीर्वाद के रूप में पार्टी। अच्छा सर, अगर हम ग्राउंड पे जाएं कहीं पे, जैसे कि मैं बिहार पूरा घूम के अगर कवर किया, वहां पर अगर कोई अनपढ़ अगर आदमी है वो ये कहे कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे, कमल के बटन पर हम जाएंगे, हम अपना अंगूठा हम दबा देंगे, तो क्या आप ये कहते कि हाँ वहां के लोगों का ये जलवा है? उन लोगों को घरों से निकालकर वोटर बूथ पर पहुंचाने का काम किसका है? ये एक चेहरा है हमारे यहाँ इस देश में। सब लोग, मोदी और कमल एक दूसरे के पर्याय है इस समय। बड़ी खबर इस वक्त
की त्रिपुरा में बहुमत की ओर बीजेपी दिख रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की त्रिपुरा विधानसभा की 16 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी। बड़ी जानकारी इस वक्त की 17 सीटों पर बीजेपी आगे, त्रिपुरा में बहुमत की ओर बीजेपी। तमाम गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त और इस पर एक कमेंट मैं सभी से लेना चाहूंगी। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे, 16 सीटों पर बीजेपी की जीत, 17 सीटों पर आगे चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रो इनकम्बेंसी का मामला है और ये सरकार जो है बहुत आराम से सरकार बन रही है और हम लगभग तीनों राज्यों में, हमको लग रहा है कि एक हमारी सरकार पहले भी मेघालय में थी 2 सीटों के साथ, अब 4 सीटों के साथ हम उनके साथ हो सकता है आगे हमारे नेता बात कर रहे हैं, लेकिन नागालैंड और यहाँ पर तो स्पष्ट जनादेश हमको मिल चुका है। इसलिए यहाँ पर वही वाली बात है, मैं एक लाइन पूरी कर लूं कि माननीय मोदी जी आज पूरे देश के जन जन के अंदर अपने विकास के कामों को, अपने मजबूत इरादों को, आत्मनिर्भर भारत को लेकर सब। चलिए ठीक है, लेकिन संजय जी, ये त्रिपुरा में ऐसा लग रहा था कि टिपरा मुथा कमाल करेगी और ये किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। शुरू में ऐसा लगा था, टर्निंग पॉइंट कुछ आ रहे थे, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिमट सा गया। देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता किंग मेकर होती है। जनता आपको बनाती है, जनता आपको बिगाड़ती है। कोई किंग मेकर नहीं होता है। तो जनता का जो जनादेश है वो स्पष्ट जनादेश है, भाजपा के पक्ष में जनादेश है। हाँ, टिपरा मोथा ने जरूर जो आदिवासी समाज का वोट है, और आदिवासी समाज का वोट हमेशा एक इमोशनल मुद्दे पे मिलता है। जब 2003 में की बात करें, उस समय भी एनपीटी करके एक पार्टी थी, INPT, उसने अलग त्रिपुरालैंड की मांग की और वो वोट उनके साथ गया। उसके बाद IPFT आई, उसने अलग त्रिपुरालैंड की मांग की, जनजातीय समुदाय का वोट उनके साथ गया। और अब की त्रिपुरा मोथा ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग के साथ आई है। तो ये इमोशनल कार्ड होता है, जनजातीय समुदाय इमोशन से जुड़ा होता है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से 10 या 11 सीटें मोथा को मिली हैं। बाकी सीटें 9 सीटें जो है वो एक IPFT को मिला है, बाकी 8 सीटें बीजेपी को मिला है। 11 सीटों से ऐसा आगे नहीं है कि बीजेपी त्रिपुरा मोथा जो है वो संजय तो जी 9 चल रही है। सीट, जश्न की तस्वीरें 9 भी सीट लगातार ST देखिए। समुदाय की है, हाँ। उसमें 8 सीट बीजेपी, एक उसके एलाइज को है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ ST वोट नहीं मिला है। ये शुरू से कहा जा रहा था कि चकमा वोटर बीजेपी के साथ है, जमातिया वोटर में डिवीजन है, मोग समुदाय का वोटर बीजेपी के साथ है, इसी तरीके से त्रिपुरी समुदाय का वोटर बीजेपी के साथ है। लेकिन आज जो परिणाम आया है, देवबर्मा का समुदाय भी कुछ बीजेपी के साथ आया है। तो ओवरऑल पार्टी। लेकिन सैयद जी, क्या टिपरा मुथा एक ऐसी पार्टी बनकर उभर रही है कि अगले आने वाले चुनाव में थोड़ा बचकर अब चलना होगा बीजेपी को भी, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में गजब का कमाल करके दिखाना, क्यों सैयद जी? और एक सवाल सैयद साहब की, अब क्या हम ये समझे क्षेत्रीय पार्टी है जो कि वहाँ की तमाम चीजों को भली भांति समझती है, इसीलिए उसको फायदा पहुंचा आज? नहीं, अभी जो रुझान इसमें जो आ रहा है, पिक्चर जो आ रहा है, उसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने का उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता है 30 से कम होगा या मैजिक फिगर 31 से कम होगा बीजेपी आखिरी में। ऐसा भी हो सकता है 36 में वो चला जाए। तो त्रिपुरा मोथा का साथ बीजेपी नहीं चाहिए। तो त्रिपुरा मोथा का जो इंटेंशन था, द होल गेमोट ऑफ त्रिपुरा मोथा's पॉलिटिक्स वाज टू बिकम ए किंग मेकर, लेकिन इसमें वो फेल किया। तो अभी उनका जो डिमांड है वो हाईली कॉन्टेस्टियस डिमांड है, सेपरेट त्रिपुरालैंड। वो उसमें कोई काम नहीं कर सकते, ना सेंटर इसमें कोई अप्रूवल देगा, ना स्टेट अप्रूवल देगा, वो कुछ नहीं कर सकते इस डिमांड पे। हाँ। तो आप जो कह रहे हैं कि ये उभर के आया और आगे जाके त्रिपुरा मोथा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेरे ख्याल से त्रिपुरा मोथा आगे जाके इनके लिए बहुत खतरा रहेगा। और त्रिपुरा मोथा का जो अभी 11 और 12 जो सीट्स मिलने का उम्मीद है, तो अगर जीत भी जाता है, लेकिन आगे जाके त्रिपुरा मोथा में स्प्लिट हो जाएगा। रीजनल पार्टी का जो हिस्ट्री है त्रिपुरा में, वो स्प्लिट उनका रहता है हमेशा। वो कमजोर होता है, 1 से 2, 2 से 4 होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है। वो इशू बेस्ड लड़ाई करते हैं, इसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये त्रिपुरा मोथा का जो चेयरमैन है, उनके लिए ये खतरे का घंटी भी है कि उनको वो मौका नहीं मिला। किंग मेकर का वो जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हम किंग मेकर बनेंगे, बीजेपी का साथ टर्म्स निगोशिएट करेंगे। उनका एक मकसद था कि हम कांग्रेस, CPM हो या बीजेपी हो, उनके साथ हम टर्म्स निगोशिएट करेंगे, लेकिन ये मौका इनको नहीं मिलेगा। तो आगे जाके इनके लिए बहुत खतरा है। मेरे हिसाब से पॉलिटिकली बहुत चैलेंज है इनके लिए, लेकिन बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये मैं कह रहा हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी दिखा दिया विदाउट पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के प्लान के ऊपर भी चुनाव लड़ा जा सकता है और पावर में वो रह सकता है।
मोदी मैजिक भी काम किया? हाँ, देखिए, ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी 4-5 बार ये लोग आए, उनके जो उम्मीद थे, एक त्रिपुरा एक आइडियोलॉजी जो संजय साहब ने कहा, ये लड़ाई कांग्रेस के साथ ज्यादा नहीं है, सीपीएम के साथ है। उनका ये रवैया रहा कि अगर सीपीएम स्ट्रांग रह है त्रिपुरा में तो आगे जाके बीजेपी के लिए खतरा है। तो उनका जो काम था वो था कि वोट को जो डेवलपमेंट प्लान है, वेलफेयर प्लान है या डबल इंजन का जो प्लान है, इसके ऊपर आकर्षित करे और पॉपुलेशन को कन्विंस करे कि आपके लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट की जगह। अच्छा अश्वनी जी, जो ठीक है सैयद जी लौट कर आऊंगा। अश्वनी जी, वोट शेयर में गिरावट थोड़ी देखी गई है, हम चाहे नागालैंड की बात करें या फिर हम बात करें मेघालय की, वोट शेयर में जो गिरावट है ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है आने वाले समय में। एक बार फिर से देखिए, सभी को बनाकर चलना होगा। देखिए सागर जी, वोट शेयर जो है थोड़ा बहुत कभी कभी चुनाव होते हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरता उठता रहता है। अब हिमाचल का चुनाव हुआ, हम 39,000 से हारे, वोट शेयर लगभग उतना ही रहा, तो ये सीटों में तब्दील नहीं होता है। आज हम जो है यहाँ नागालैंड हो चाहे यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग जो है हमसे नाराज रहे हो, कुछ वोट नहीं पड़ा हो आपको। नहीं सर, देखिए परिणाम, मेरा तो ये कहना है कि परिणाम अलग चीज है, वोट शेयर अलग चीज है। वोट शेयर पर आप लोग को एकदम बैठकर मंथन करना चाहिए कि हाँ यहाँ सीटों पर हमने कम वोट हासिल किए, इस पर अब अगली बार और बेहतर अब करेंगे। जी, हम लोग एकदम पूरी टीम हमारी बैठती है और हम लोग मंथन करके, और जो सीटों पर हम वोट कम पाते हैं या जहां पर हम हारते हैं उस पर पहले मंथन करते हैं, जीतने वाले पर उसके बाद मंथन करते हैं हम लोग। मैं अली साहब आऊंगी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं संजय जी से भी लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं संजय जी की, मोदी मैजिक भी काम किया है वहां पर। लगातार त्रिपुरा में एक के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे, प्रचार प्रसार उन्होंने किया। भारत जोड़ो आंदोलन का असर कांग्रेस की तरफ नहीं दिखा क्या? नहीं, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। जो जिस तरह से इन्होंने अभियान की शुरुआत की थी, पार्टी को ये मुगालता हो कि भारत अलग है या भारत टूटा हुआ है, वो मुगालता है उसका। भारत पहले से जुड़ा हुआ है और रिजल्ट बता रहे हैं कि जनता उनके भारत जोड़ो अभियान के साथ नहीं है। देश में आज भी मोदी का मैजिक चल रहा है, और मैजिक सिर्फ मैजिक के लिए नहीं है, वो काम के लिए है। मैं पहले भी आपके स्टूडियो में बोल चुका हूँ कि 3% 2018 से पहले 3% घरों में पानी था, आज 60% घरों में टैप वाटर पहुँच गया है। 2018 से पहले मात्र 300 करोड़ का एनएच बना था त्रिपुरा में, आज कम से कम 11,000 करोड़ का एनएच बन गया है या काम चल रहा है। तो ये त्रिपुरा की जनता एहसास कर रही है। लगभग 3 लाख घरों को मकान एक बार में दिया गया है, इससे पहले मात्र 50,000 घरों को लोगों को मकान दिया गया था। तो जो महिला मतदाता निकली है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी है, और गवर्नमेंट जो सेंटर है मोदी जी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी अली साहब बताइए। वो वोट शेयर के बारे में। जो 5 साल में जो एक्सोडस हुआ बीजेपी से, जो लोग चढ़ के आए हैं, इसमें एमएलए 4। एक बड़ी खबर नागालैंड से इस वक्त की मिल रही है। नागालैंड से बड़ी जानकारी, नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इमना एलोंग जीते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। ओलांग टाकी सीट से तेमजेन 3,748 वोटों से जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवार जे लानू लोंगचर को हरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की नागालैंड से मिल रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जिन्होंने जीत हासिल की है। अली साहब आप कहते हैं वोट शेयर को लेकर बात कर रहे थे आप। नहीं, मैं मैथमेटिक्स आपको समझा रहा हूँ। जो हुआ है 5 साल में 5 एमएलए बीजेपी से बाहर आया, तो इनके साथ क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन जो हुआ इससे 4% वोट इनके साथ चले आए, एक बात। और दूसरे है बीजेपी का जो मिला 2018 में, और दूसरी बात है जो ट्राइबल सेक्ट से बीजेपी को मिला। आईपीएफटी का बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को ट्राइबल सेक्ट से जो वोट मिला था, ठीक समय की कमी है का जो चार्ज हुआ तिपरा मोथा का, उसमें थोड़ा बहुत वोट चला गया। तो ये 2 मिला के थोड़ा इसमें डाउन हुआ जो वोट शेयर है बीजेपी का। तीनों लोगों से ही मेरा एक सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार पार्टियां नजर आ रही हैं? सबसे पहले संजय जी आप बताइए जल्दी से। देखिए बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, और त्रिपुरा में सबसे बड़ा चुनौती मोथा के लिए है, क्योंकि उनका कोई भी बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ा, और विधानसभा में जो नेता गए हैं सेकंड लाइन के नेता गए हैं, इसलिए उनको एकजुट रहना
काफ़ी मुश्किल रहेगा और बीजेपी के लिए रास्ता आसान बिल्कुल, है। क्योंकि आज का जो रिजल्ट है वो उस पर भी असर होगा, लोकसभा चुनाव पर भी इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, इस तैयारी को आगे चुनाव के लिए। अश्विनी जी, ये देखिए, वहाँ पर तीन जो है राज्यों में 5 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि पांचों हम जीतें और अपने वहाँ के का प्रतिनिधित्व लोकसभा में ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में लोगों को मिनिस्टर बनाकर और वहाँ के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व देकर किया है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के विकास के लिए हम बेहतर करेंगे। अली साहब, त्रिपुरा से आप क्योंकि जुड़े हैं, बेहतर आज बता रहे हैं आप कि कितना परफॉर्मेंस किस पार्टी का कैसा रहा, ये आज जो रिजल्ट जो भी होगा इसका असर लोकसभा चुनाव पर किस तरह का, और बाकी जो पार्टियां हैं उनको कितनी तैयारी की जरूरत, क्या कुछ निर्देश देंगे आप? मैं सिर्फ त्रिपुरा के नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कह रहा हूँ जी, कि इधर जो ट्रेंड है, जो दिखाई दिया पिछले 40-50 या 60 इयर्स में जो भी चुनाव हुआ, जो लोकसभा के बारे में कह रहा हूँ, तो उनमें से जो सत्ताधारी दल है या जोट है, जो अलायंस है, उनके फेवर में ही ज्यादा है। और जो अभी ये परफॉर्मेंस हुआ बीजेपी का, तो जाहिर है कि एक साल बाद ये बिल्कुल लोकसभा चुनाव पर फर्क तो इसका पड़ेगा सर, क्योंकि जो राज्य में जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं उसकी छवि लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी। शुक्रिया सैयद जी आपका, संजय जी आपका, अश्विनी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर हम बात करें 2 राज्य यानी कि त्रिपुरा और नागालैंड, जहां पर बीजेपी की जीत अब लगभग पूरी तरह से तय बताई जा रही है, लेकिन इस समय मेघालय में एनपीपी का जश्न भी अब शुरू हो चुका है।